मीरा उठी और दरवाजे की ओर चल दी। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं दिखाई देती हूँ। वो भागती हुई वहीं खड़ी पुरानी कार तक गई, उसमें बैठी और उसे स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि कार नजरों से ओझल हो, 40 मील की गति से कार चलती दिखाई दी। उसने कुछ ही सेकंड में गियर तब्दील किया, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। कुछ देर बाद वो कार वापस ले आई। केबिन की दीवार के पास तक कार को लाकर उसने इस तेजी के साथ ब्रेक लगाए कि दोनों व्यक्ति चौंक कर रह गए। वो उछलकर कार से निकली और दोनों के पीछे पीछे अंदर चली गई। डिल्लन ने आश्चर्यचकित नजरों से मीरा की ओर देखा, पर उसका चेहरा भाव शून्य था। वो कार को संभाल सकती है, गरनी ने डिल्लन से कहा। मेरे विचार से वो अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रख सकती है। डिल्लन कुछ पलों तक असमंजस में डूबा रहा, फिर बोला, बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। मेरे विचार में मैं कल ही उस बैंक को साफ कर दूंगा। उसके पीछे पीछे दोनों ने एक दूसरे की ओर संकेत भरी नजरों से देखा। मीरा ने अपने पांव का दबाव बढ़ाया और बड़ी कैडिलॉक तेजी से आगे बढ़ गई। गरनी उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था और डिल्लन पिछली वाली सीट पर। थॉमसन उसके पास ही रखी हुई थी और उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। 3 बजे के बाद का समय था। सारा काम यूं ही संयोग पर नहीं छोड़ सकते। डिल्लन ने सारी योजना इस प्रकार अच्छे ढंग से सोची तथा समझाई थी कि बाकी दोनों आश्चर्यचकित होकर रह गए। पहले एक कागज पर उसने नक्शा बनाया था। बैंक नक्शे के मध्य में था। वापसी में उसमें 3 भिन्न भिन्न रास्तों से लौटने की योजना बनाई गई थी। हम माल लूट कर वापस बाहर निकलेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति बैंक के डाके का समाचार शेरिफ को पहुंचा दे। शेरिफ इस रास्ते में अपने आदमियों को लेकर हमारी तलाश में निकल पड़ेगा। उसने नक्शे पर रास्ता दर्शाते हुए कहा, और हमें इस ओर से आना पड़ेगा और हो सकता है कि वो भी इसी दिशा से आ रहा हो। हमारे पास गाड़ी को वापस मोड़ने का समय नहीं होगा, इसलिए हम दाईं ओर मुड़ जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास भाग निकलने के 3 रास्ते हैं। उसने वो नक्शा मीरा के सामने शीशे पर चिपका दिया था और मीरा को इतनी बार समझाया कि वो बोर होकर रह गई। देखो, तुम्हें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा, उसने मीरा को समझाया। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हें उधर ही गाड़ी मोड़नी होगी जिधर मैं कहूंगा। साथ ही चलते रहना पड़ेगा तेजी से। किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करोगी तुम। जब डिल्लन मीरा को अच्छी तरह से समझा चुका तो वो गरनी की ओर मुड़ा। उसने गरनी को पिस्तौल दिखाकर समझाया कि उसे किस प्रकार जल्दी से पिस्तौल निकालनी होगी और कैसे गोली चलानी होगी। तुम्हें उन बदमाशों से घबराना नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ देना। बैंक में केवल 2 ही व्यक्ति हैं और दोनों ही बाल बच्चेदार हैं, इसलिए उन्हें शूट करने की धमकी देकर उनसे माल समेटने में ज्यादा परेशानी पेश नहीं आएगी। उसने बताया, तुम्हें बस इतना ही करना होगा कि माल समेटना है और वापस भाग लेना है, समझ गए? गरनी ने पिस्तौल अपने कोट के नीचे छिपा रखी थी। पिस्तौल की मौजूदगी से वो उत्साह से भरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बैंक से लगभग 20 मील की दूरी पर उन्होंने पुरानी कार को जंगल में छुपा दिया था। कैडिलॉक चुराने में उन्हें कोई विशेष कठिनाई पेश नहीं आई। गली में खड़ी वो कार जैसे स्वयं को चुराए जाने का निमंत्रण देती मिली। और तो और इसका इंजन भी चालू था। कोई शरीफ आदमी शायद सामने वाले स्टोर में कुछ सामान लेने गया था। कैडी काफी शानदार और तेज गति वाली गाड़ी थी। वे शहर में पहुंचे। डिल्लन इस प्रकार आगे की ओर झुका हुआ था कि उसका सिर दोनों के बीच में आ गया। चिंता मत करो, बस सामने ले जाकर खड़ी कर दो। और मैं तो जैसे इसे टक्कर मारकर उलट देने वाली थी ना, मीरा किंचित क्रोध से बोली। तो मुझे बच्ची क्यों समझते हो यार? डिल्लन ने उसे हाथ के इशारे से शांत किया और अपना सिर पीछे हटा लिया। सुनो, अपने आप पर काबू रखने की चेष्टा करना, वो बोला। उसने थॉमसन उठाकर अपने घुटनों पर रख ली। उसका बायां पांव कार के दरवाजे के साथ लगा हुआ था। गरनी ने पिस्तौल कोट से बाहर निकाली और उसे अपनी गोद में रखकर बैठ गया। उसका मुंह सूखने लगा था। डिल्लन ने कार बैंक के सामने पहुंचाकर रोक दी। मीरा ने ब्रेक लगाए, गियर बदला और कार को रोकती हुई बोली, सारा दिन मत लगा देना वहां। डिल्लन ने अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल उसके समीप रख दी और बोला, इसे रख लो।
हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। मीरा ने पिस्तौल थोड़ी खिसकाई और स्वयं उस पर बैठ गई। पिस्तौल की मूठ उसके हाथ के नीचे थी। डिल्लन ने दरवाजा खोला और पटरी पार करता हुआ बैंक की ओर चल दिया। वो बैंक में प्रविष्ट हुआ। थॉमसन अपने कोट के नीचे छुपा रखी थी। गर्नी उसके पीछे पीछे अंदर घुसा। एक औरत काउंटर पर खड़ी क्लर्क से कुछ बहस कर रही थी। गर्नी ने उसकी आवाज सुनी। वो क्या कर रही थी ये गर्नी नहीं जान सका। तभी बैंक के अंतिम छोर पर एक छोटे कद का व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो गया। उसने हाँक लगाई, समय हो गया, समय हो गया, हम बैंक बंद करने वाले हैं। डिल्लन गर्नी की ओर फुसफुसाया, दरवाजे को कवर कर लो। फिर वो थॉमसन कोट से निकालकर ऊंचे सुर में चिल्लाया, सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, हम माल लूटने आए हैं। कहते कहते उसने थॉमसन की नाली सबके सामने लहरा दी। थॉमसन को देखते ही काउंटर के पीछे वाले दोनों आदमी जड़ होकर रह गए। मोटी औरत ने मुड़कर देखा। डिल्लन ठीक उसके पीछे था। डिल्लन को देखते ही उसने मुंह फाड़कर चिल्लाने की कोशिश की। गर्नी का हलक सूखने लगा। उसे लगा ये औरत जरूर पकड़वा के रहेगी। उसका जी चाह के पिस्तौल फेंककर भाग जाए। डिल्लन ने अपनी बंदूक की नाल का मुंह एक ओर कर लिया और एक जोरदार मुक्का औरत के मुंह पे मारा। मोटी औरत घुटनों के बल आगे की ओर गिरी और फर्श पर ढेर हो गई। तीसरा व्यक्ति उल्टियां करने लगा। हाथ उसने ऊपर उठाए हुए थे। सिर झुकाए घबराए से नेत्रों से वो डिल्लन को देखता और उल्टियां करता रहा। गर्नी काउंटर पर झुक गया। उसने नोट निकाले और उन्हें काउंटर पर रखता गया। डिल्लन थॉमसन संभाले सब लोगों को कवर किए हुए था। उसने ट्रेजर की ओर आदेशात्मक स्वर में कहा, सेफ खोलो। गर्नी ने अपनी पिस्तौल ट्रेजरी की पीठ से सटा दी और उससे आगे चलने को धकेला। चलो जल्दी करो। ट्रेजर कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने बड़ी सी सेफ का दरवाजा खोल दिया। सेफ में ताला नहीं लगा हुआ था। उसने कुछ प्रतिवाद करने की कोशिश की, लेकिन गर्नी के हाथ में पिस्तौल देखकर उसके देवता कूच कर गए। वो गूंगा बन गया था। गर्नी ने बंडलों से बंधे नोटों को संभाल लिया और रेजगारी और छोटे सिक्के उसने वहीं रहने दिए। बंडलों को थैले में भर लिया और कूद कर काउंटर से बाहर आ गया। चलो भाग लो, डिल्लन बोला। वो दरवाजे के पास थॉमसन लिए तब तक खड़ा रहा जब तक कि गर्नी थैला उठाए कार के पास तक नहीं पहुंच गया। फिर धीरे धीरे पीछे हटा और अंदर लोगों को चेतावनी देता गया, यदि किसी ने कोई गड़बड़ी करने की चेष्टा की तो थॉमसन से उसका भेजा उड़ा दूंगा। फिर वो मुड़ा और कार की ओर दौड़ लिया। मीरा ने पहले से ही कार स्टार्ट कर रखी थी। जैसे ही डिल्लन ने पायदान पर पैर रखा, उसने कार को एकदम स्पीड दे दी। डिल्लन गिरते गिरते बचा। तेज आवाज के साथ कार बीच सड़क पर दौड़ने लगी। डिल्लन ने राइफल अंदर सीट पर फेंक दी और असंयत सांसों को व्यवस्थित करने लगा। डिल्लन बड़बड़ाया। मीरा दांत पीस कर रह गई। वो सोच रही थी डिल्लन पीछे रह जाएगा और वो गर्नी के साथ माल लेकर चंपत हो जाएगी, पर अब वो मन महसूस कर रह गई थी। डिल्लन जो सही सलामत कार में दाखिल हो चुका था। दरअसल कार को उसने जानबूझकर तेज स्पीड में बढ़ाया था ताकि डिल्लन कार में न चढ़ सके। कार तेजी से आगे बढ़ती रही। स्पीड मीटर की सुई 70 के आसपास झूलने लगी। कार के चलने तथा टायरों के फिसलने की आवाजों के साथ साथ उन्हें दूर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मीरा ने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से थामा हुआ था। उसकी नजरें सड़क पर गड़ी हुई थीं और सड़क नीचे से उठकर उससे मिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। सामने से आती हुई एक कार ने कैडिलॉक की तेजी से प्रभावित होकर एकदम ब्रेक लगा ली और वो एक साइड को हो गई। मीरा ने व्हील को धीरे से छूकर घुमाया और उसके पास से होकर गुजर आई। सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। डिल्लन ने पीछे के शीशे से मुड़कर देखा। कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। हाँ, सब ठीक हो गया ना? गर्नी ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखकर कहा। डिल्लन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्सा जाहिर ही था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि मीरा ने उसे झटक कर पीछे छोड़ देने की कोशिश की थी। वो ये महसूस कर रहा था वो गिरने से बाल बाल बच गया था। नोटों वाला बैग अब भी गर्नी ने थामा हुआ था। डिल्लन आगे की ओर झुका और उसने बैग उससे झपट लिया।
गर्नी ने घबराकर देखा, पर डिल्लन की आंखों के भाव देखकर तुरंत खामोश हो गया। जरा धीरे से, धीरे से, डिल्लन मीरा पर झल्लाया। रफ्तार कम कर दो, गाड़ी उलट जाएगी। मीरा ने पेडल पर दबाव कुछ कम कर दिया और कैडी की रफ्तार 50 के करीब पर आ गई। गर्नी बोला, सब कुछ ठीक ही निपट गया है? हाँ, सो तो है ही, पर कठिनाई भी तो आ सकती थी, डिल्लन ने मुंह बिसूरते हुए कहा। अंतिम कुछ मील तक वे तीनों खामोश ही रहे। गर्नी कुछ न कुछ व्याकुलता महसूस कर रहा था। वो जानता था कि कार में चढ़ते वक्त यदि वो डिल्लन को थाम नहीं लेता तो उसे निश्चय ही नीचे गिर जाना था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि शायद डिल्लन भी इस बात को महसूस कर चुका था कि उसे जानबूझकर गिराने की चेष्टा की गई थी। न जाने क्या सोचकर मीरा ने ये खतरनाक कदम उठा लिया था। कुछ भी हो, इस बदमाश को धोखा दे पाना कठिन काम है, उसने सोचा। जंगल में जिस जगह पुरानी कार खड़ी की गई थी, उस जंगल के पास पहुंचने पर मीरा ने कार की गति धीमी कर ली। सड़क से दूर हटाकर कैडिलॉक खड़ी करने के बाद सब लोग नीचे उतर आए। डिल्लन ने तेज कदम उठाकर दूर होते हुए थॉमसन की नाल मीरा और गर्नी की ओर कर दी। उसके चेहरे पर हिंसा के लक्षण प्रकट हो चुके थे। उसने गर्नी को आदेश दिया, पिस्तौल नीचे फेंक दो और दूर हट जाओ। फिर मीरा की ओर नाल का इशारा करते हुए बोला, और तुम भी कार से बाहर निकलो और इसके साथ खड़ी हो जाओ। दोनों चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। आखिरकार मीरा ने पूछ ही लिया, आखिर बात क्या है? इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब है? उसकी आवाज में आश्चर्य था। मुझे वे दोनों पिस्तौलें चाहिए। मानता हूं कि कार में तुम दोनों ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं और अधिक रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। गर्नी, पिस्तौल नीचे फेंक दे। गर्नी ने पिस्तौल घास पर गिरा दी और 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डिल्लन ने पिस्तौल उठा ली और अपनी पैंट में लगा ली। फिर वो कार के नजदीक पहुंचा और सीट पर रखी पिस्तौल भी उठा ली। ओके, वो बोला, मेरे विचार से इतना कुछ ही काफी है। अब हम पुरानी कार में बैठकर केबिन तक जाएंगे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। गर्नी ने कार ड्राइव करनी आरंभ कर दी। मीरा उसकी बगल वाली सीट पर बैठी और डिल्लन कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कैडिलॉक उसने वहीं छोड़ दी और केबिन की ओर बढ़ चले। केबिन में पहुंचते ही डिल्लन सीधा अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मीरा ने आश्चर्य से गर्नी की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, इसे क्या हो गया? मेरा ख्याल है हम लोगों की इसके साथ पटरी नहीं बैठेगी। ईश्वर जाने इसके मन में क्या है। गर्नी पास वाली बेंच पर बैठकर अपनी गर्दन खुजाने लगा। मीरा ने उसे कुछ क्षण घूरा, फिर वो किचन की ओर बढ़ गई। खाना बनाकर मेज पर लगा देने तक उसे डिल्लन दिखाई नहीं दिया। फिर वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और मेज पर आकर बैठ गया। उसे इस बात का आभास था कि वे दोनों उसकी ओर घूर घूर कर देख रहे थे। वो चुपचाप खाने में व्यस्त हो गया। मीरा और गर्नी उसकी ओर घूरते रहे। डिल्लन ने एकदम से खाना रोककर उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है क्या? बैंक से कितना माल हाथ लगा था? मीरा ने पूछा। डिल्लन घुर्राया, तो ये बात है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ नोट बाहर खींच लिए। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि कितना पैसा हाथ लगा है, समझी? तुम तो यहाँ केवल काम करने के लिए हो। फिर हाथ में थमे नोट गर्नी की ओर मेज पर बढ़ा दिए और बोला, लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। वो फिर से खाने में व्यस्त हो गया। गर्नी उन नोटों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसने नोटों को अपनी उंगलियों से टटोला। गिन लो इन्हें, मीरा ने थरथराती हुई आवाज में कहा। लेकिन गर्नी ने नोट नहीं गिने। वो बस उन्हें मेज पर पड़े हुए घूरता रहा। मीरा झुकी और उसने झपट कर नोट उठा लिए। वो उन्हें गिनने लगी। 100 तक की गिनती तक वो गिनते रहे। बाद में गिनना बंद कर दिया। बस इतना ही, गर्नी के मुंह से निकला। ये क्या है? मीरा ने नोट मेज पर पटक कर डिल्लन की ओर घुर्रा कर कहा, इतने सारे नोटों की लूट की हमने और सिर्फ इतने ही पैसे दोगे हमें? डिल्लन गर्नी की ओर झुका और घुर्रा कर बोला,
ये कुतिया तुमने बहुत सिर चढ़ा रखी है, बहुत बोलने लगी है ये। सुनो, इससे कहो कि ये भौंकना बंद कर दे, वरना मैं। उसने हाथ की छुरी कांटे मेज पर पटक दिए और हाथों से मेज थपथपाई। पर $100 तो कुछ भी नहीं होता, गरनी ने प्रतिवाद किया। मीरा चीखी, इन्हें हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना गरनी, ये हम लोगों को धोखा दे रहा है। और उसने नोट डिल्लन की ओर धकेल दिए। डिल्लन की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने अपनी कुर्सी धकेली और उठकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, इस कुतिया को फौरन यहां से दफा कर दे गरनी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझा? ये ये तुम्हारा पागलपन था, तुम्हें इस छोकरी को यहां लाना ही नहीं था। अब इसे फौरन भगाओ यहां से। गरनी ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। वो जानता था कि मीरा यहां से जाने वाली नहीं थी और अपने हिस्से के पैसे लिए बिना तो कदापि नहीं। उसने बात बनाई, सुनो, कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि बैंक की लूट में ये मेरा पूरा हिस्सा है? पर $100 ये तो कुछ भी नहीं है। बेशक, ये रकम तो कुछ भी नहीं है, डिल्लन बोला। पर तुमने किया भी क्या था भाई? क्या तुमने डकैती डाली थी? क्या तुमने योजना तैयार की थी? क्या तुमने ये खोज की थी कि जिस बैंक में हम डाका डालेंगे वो आखिर है कहां? बोलो, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि कितने आदमी काम कर रहे हैं बैंक में। फिर बैंक डकैती के लिए गाड़ी कौन चुरा कर लाया था? हाँ, मैं। लानत है, तुमने कुछ भी तो नहीं किया। तुमने तो बस आगे बढ़कर सेफ में से नोट जरूर निकाले थे। इस काम को तो कोई बंदर भी कार्य रूप दे सकता था, और उसका उचित मुआवजा भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले लो। गरनी ने अपनी नजरें झुका ली। डिल्लन ठीक ही कह रहा था, मैं तुम्हारे काम के बदले उचित पैसे दे रहा हूं गरनी, और तुम्हें खुश होकर इन्हें चुपचाप रख लेना चाहिए। आगे से जब भी हम कोई लंबा हाथ मारेंगे तो उसमें से तुम अपनी खोपड़ी का प्रयोग करके कोई अच्छा काम दिखाओ, तो तुम्हें भी आधा हिस्सा देने में मुझे क्या एतराज होगा भला? लेकिन इससे पहले मैं नहीं दूंगा। पाजी, धोखेबाज, कमीने, मीरा चिल्लाई। और मेरा हिस्सा कहाँ है? मैंने कुछ काम नहीं किया क्या? मैंने भी तो कार चलाई थी। डिल्लन हंसा। तुमसे मुझे क्या लेना देना, तुम जानो और गर्मी, यही तुम्हें अपने साथ लाया था ना। अब ये इस पर निर्भर करता है कि ये अपने हिस्से के नोटों में से तुम्हें कितना देता है। कहकर वो मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मीरा और गर्नी ने चिटखनी लगाए जाने की आवाज सुनी। दोनों देर तक खड़े बंद दरवाजे को घूरते रहे। गर्नी बिस्तर पर लेटा व्याकुलता से करवटें बदल रहा था। बाहर चंद्रमा की चांदनी फैली हुई थी और खिड़की के रास्ते से गर्नी को हर चीज साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। हवा बंद थी, इसलिए गर्नी को गर्मी महसूस हो रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अब भी डिल्लन ही घूम रहा था। उन $100 के बारे में सोच सोच कर उसका खून उबल रहा था। डिल्लन के जाने के बाद मीरा भी अपने कमरे में जा घुसी। उसने गर्नी से एक शब्द भी नहीं कहा। अपने कमरे में घुसकर उसने अंदर से चिटकनी लगा ली थी। व्याकुलता के आधिक्य से वो उठ बैठा। उसने अंगीठी के ऊपर रखी घड़ी की ओर देखा। रात के 1 से कुछ ज्यादा वक्त हो चुका था। उसने टांगे नीचे लटका ली। दिमागी परेशानी और झुंझुलाहट से समूचा शरीर बेचैन हो उठा था। वो मीरा को हासिल करना चाहता था। मीरा के शारीरिक संसर्ग का ध्यान आते ही उसकी काम इच्छा बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, उसे मीरा को हासिल कर लेना चाहिए, बस सामने के कमरे में ही तो है। मैं उसे सिर्फ जाकर दबोच भर लूंगा, और हो सकता है आरंभ में वो थोड़ा प्रतिरोध करे, किंतु अंततः उसे राजी होना ही पड़ेगा। राजी से मान गई तो ठीक, वरना वो बलपूर्वक उसे पाने की कोशिश करेगा। वो बैठा होठ लपलपाता रहा और बेचैन होता रहा। वो साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि मीरा उससे अधिक फुर्तीली भी थी। हो सकता है वो उसे संभाल ही न पाए। अंधकार में घूरता वो यूं ही बैठा रहा। तभी उसे मीरा का कमरा धीरे से खुलता दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने हांफते हुए अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। पीछे से आने वाली मोमबत्ती की रोशनी में मीरा की परछाई उसे हिलती हुई दिखाई दी। फिर वो उसके नजदीक पहुंची। उसे उंगली का संकेत करके चुप रहने का इशारा किया।
गरनी का हाथ थामा और दरवाजा बंद कर दिया। गरनी का हलक सूख रहा था। मीरा ने अपने जिस्म पर अपना लिबास पहना हुआ था। उसकी आंखों में खौफनाक चमक देखकर गरनी घबरा गया। उसने अपनी पीठ दीवार के साथ सटा ली और पूछा, क्या क्या बात है? हम उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते गरनी, मीरा फुसफुसाई। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। गरनी को अपने जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई। पर कैसे? वो बोला, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मीरा फुसफुसाई। तुम उसके कमरे में जाओ और उसे ठिकाने लगा दो। इस वक्त वो सोया पड़ा होगा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? गरनी कुछ उत्तेजित सा हो गया। जानती भी हो, उस हरामजादे के पास अंदर कई बंदूकें रखी हैं। मीरा ने अपना चेहरा गरनी के और समीप कर लिया। लेकिन निक, ये भी तो सोचो, उसके पास अंदर ढेर सारी दौलत भी रखी है। सुनो, हमें ये काम करना ही होगा निक, समझे? जब तक ये हरामजादा रहेगा ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गरनी उससे छिटक कर दूर हो गया। वो अपने बिस्तर पर जा बैठा। मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, ये काम नहीं हो सकता, वो अपने घुटनों पर मुक्के मारते हुए बोला। तुम सोच क्यों नहीं रही मीरा? उसके पास दो दो पिस्तौलें और एक बंदूक भी है। हम लोगों के जिस्मों में चार चार कारतूस पैबस्त करके उसे बड़ी खुशी होगी। मीरा उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। उसने गरनी की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और शरीर से चिपका लिया। गरनी ने मीरा के वक्षस्थल का दबाव अपनी बाह पर महसूस किया। उसने मीरा को कस कर पकड़ लिया और एक जोरदार चुम्बन उसके होठों पर जड़ दिया। गरनी ने उसे बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, किंतु मीरा उससे छिटक कर खड़ी हो गई। मैं मैं तुम्हें पा लेना चाहता हूं मीरा, प्लीज मेरे करीब आओ। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आओ ना, प्लीज प्लीज मीरा। गरनी गिड़गिड़ाया। अपने पर काबू रखो निक, मीरा ने ठंडे और भाव रहित स्वर में कहा। पहले उस हरामजादे को ठिकाने लगाओ। उसको ठिकाने लगाए बिना तुम मेरे शरीर को नहीं पा सकते। तुम्हें उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, अभी, इसी वक्त। और अगर मैं उसे ठिकाने लगा दूं तो फिर तुम मेरे बिस्तर पर? श्योर, वादा रहा, मीरा बोली। मैं अपने वायदे से कभी नहीं मुकरूंगी। तो फिर बताओ, मुझे क्या करना होगा? गरनी ने पूछा। मीरा सोचती हुई कमरे में घूमने लगी। गरनी उसे देखता रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। डिल्लन से वो कुछ ज्यादा आतंकित था। अंत में वो बोली, सुनो निक, हमें इसमें असफल नहीं होना चाहिए। गरनी खामोश रहा। उसके मुंह से बोल फूट ही नहीं रहे थे। हमने उसे थोड़ा सा मौका दे दिया तो वो हम दोनों को समाप्त कर देगा, कहती हुई मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। अच्छा, तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। गरनी ने अपनी पसीना युक्त हथेलियों को चादर से रगड़कर साफ किया। मीरा वापस लौटी। गरनी को एक स्टील के ब्लेड की सी चमक मोमबत्ती की रोशनी में साफ दिखाई दी। तुम्हारे हाथ में क्या है? गरनी ने पूछा। उसकी आवाज में भारीपन और कंपन था। उसने चाकू के छोटे से फल की चमक एक बार फिर से देखी। उसकी फटी फटी निगाहें चाकू पर केंद्रित हो गईं। वो मुंह से कुछ भी न कह सकी। मीरा बिस्तर पर आ बैठी और बोली, सुनो निक, हम ये काम इस प्रकार से करेंगे। मैं चीखना शुरू करती हूँ और खूब तेज चीखूंगी। आवाज सुनकर वो ये देखने के लिए आएगा कि क्या हुआ है। तेजी से भागा भागा वो यहाँ पहुंचेगा। मैं उसे बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हमला किया है। तुम जरा सख्ती से काम लेना। तुम उसे बातों में उलझाए रखना। वो असावधान होगा। जब वो तुमसे बातों में उलझा होगा, उसी समय मैं पीछे पहुंचकर उसे चाकू घोंप दूंगी। जैसे ही चाकू उसके जिस्म में घुसे, तुम उसे सामने से घूंसे मारना शुरू कर देना। पर इसमें एक रिस्क भी है। हो सकता है वो मुझ पे पहले ही गोलियां चलाना शुरू कर दे। गरनी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। ओह माय गॉड, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बुदबुदाया। तुम हिम्मत रखो निक, मैं समझती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जरा हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे विचार से तो उस हरामजादे को रोकने के लिए चाकू पर्याप्त हथियार नहीं है। गरनी बोला, तुम्हारा क्या विचार है? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा असमंजस में डूब गई। हो सकता है गरनी का विचार सही हो, उसने सोचा और फिर बोली, तो फिर हम उसे उसी भांति ठिकाने लगाएंगे जैसे
उसने बच को ठिकाने लगाया था। ये कहकर वो बाहर वाले कमरे में गई और मिर्चों का एक छोटा सा डिब्बा उठा लाई। गरनी ने डिब्बे में झांक कर देखा और मुंह बिसूर कर रह गया। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो बोला और उठकर खड़ा हो गया। मौके का इंतजार करना, मीरा ने चेतावनी दी। जैसे ही मौका देखो सारी मिर्च उसकी आंखों में झोंक देना। चूक नहीं होनी चाहिए, वरना हम दोनों में से वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गरनी ने सहमति में सिर हिलाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, किंतु पहले की अपेक्षा अब वो कुछ ज्यादा संयत था। मीरा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। उसने अपने बालों में हाथ फेर कर सारे बाल बिखेर लिए। गरनी ने उसे अपनी ओर घसीट लिया। उसे मीरा के जिस्म से अजीब सी मादकता भरी खुशबू फूटती महसूस हो रही थी। उसने मीरा के होठ अपने होठों से मिला लिए। कुछ क्षण तक दोनों इसी प्रकार खड़े रहे। फिर मीरा उससे अलग होकर बिस्तर पर जा पड़ी। उसके चेहरे पर वासना के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। अब शुरू हो जाओ, वो होठ काटते हुए बोला। वो जल्दी से इस काम को निपटा लेना चाहता था। मीरा चीखने लगी। उसकी तेज चीखों ने गरनी को भी आतंकित कर दिया। क्षण भर के लिए वो रुकी, फिर तेज स्वर में चीखने लगी। फिर जैसे ही उसने डिल्लन के दरवाजे के चिटकनी खुलने की आवाज सुनी तो उसकी चीखें और भी ज्यादा तेज हो गईं। गरनी ने चीख कर उसे डांटा। बंद करो ये बकवास, निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ बेहुदे आदमी, वो चीखी। ओह लानत है। दरवाजे से निकलकर डिल्लन ने पूछा, क्या बात है, क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं, गरनी ने शांत स्वर में कहा। इस छोकरी का दिमाग फिर गया है। डिल्लन कमरे में आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। मीरा ने उसके हाथ में पिस्तौल देखी। वो उसे विस्मयकारी नेत्रों से देखती हुई बिस्तर पर बैठ गई। इसे यहां से बाहर निकाल दो, डिल्लन की ओर देखती हुई वो चीखी। मैं इस आदमी को पसंद नहीं करती। डिल्लन ने तेज आवाज में कहा, खामोश, आखिर ये हो क्या रहा है? कहते हुए वो गरनी की ओर मुड़ा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसकी चीखों की आवाजें सुनकर कोई भी कार में गुजरता आदमी यहाँ आदमकी का। और फिर अगर तुम इसे पाना ही चाहते हो तो इसे पीट पीट कर दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते? मीरा बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने चाकू को अपने पीछे छुपा रखा था। वो भयभीत आवाज में बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, प्लीज प्लीज, इस शैतान को मेरे कमरे से बाहर रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजरों में मैं किसी काम नहीं आ सकती, पर तुम इतना कुछ तो नहीं होने दोगे ना? ये पाजी, ये मेरी तरफ। डिल्लन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई। तभी गरनी ने डिब्बे की सारी मिर्च उसकी आंखों में झोंक दी। मीरा धड़ाम से नीचे लेट गई। डिल्लन के मुंह से अजीब सी चीख निकली। फिर पिस्तौल की एक तेज आवाज गूंज उठी। गरनी दरवाजे की ओर भागा। उसका इरादा थॉमसन पर कब्जा करने का था। वो अंधकार में डिल्लन के समूचे कमरे को खंगालता रहा, परंतु बंदूक उसके हाथ नहीं लगी। निराशा के साथ साथ गरनी का डर भी बढ़ता गया। डिल्लन की चीख और पिस्तौल की गोली की तेज आवाज उसे सुनाई दी। भयभीत गरनी वापस दौड़ा। अंधेरे में वो डिल्लन से टकराते टकराते बचा। डिल्लन बाहर वाले कमरे में लड़खड़ाता हुआ फिर रहा था। उसकी आंखों से बुरी तरह से पानी चू रहा था। उसने एक हाथ से अपनी आंख ढांप रखी थी और दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए वो लड़खड़ाता हुआ घूम रहा था। गरनी फुर्ती से दरवाजे की ओट में हो गया और सिकुड़ गया। डिल्लन ने आवाज की दिशा में फायर कर दिया। गोली दीवार की लकड़ी से टकराई और लकड़ी के कुछ टुकड़े टूटकर हवा में बिखर गए। वो दरवाजे से अपने कमरे की ओर बढ़ा और आहट लेने की कोशिश करने लगा। गरनी दरवाजे के पीछे सांस रोके खड़ा था। इसमें शक नहीं कि वो अब बुरी तरह से भयभीत हो चुका था। डिल्लन रास्ता टटोलता हुआ अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। गरनी ने उसे आगे बढ़ने दिया। फिर एकाएक एक चीते की तरह झपटा। उसने डिल्लन की पीठ पर अपने घुटने का जबरदस्त प्रहार किया। डिल्लन के मुंह से एक चीख निकली और वो मुंह के बल आगे की ओर जा गिरा। गरनी उसके ऊपर जा गिरा। डिल्लन की पिस्तौल अलग होकर बिस्तर के नीचे जा गिरी। दोनों आदमी गुत्थम गुत्था हो गए। मीरा जल्दी करो, गरनी चिल्लाया, मैंने इसे पकड़ रखा है।